हरियाणा विकास डायरी में मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के 56वें दिवस पर राज्य के लोगों को क्या तोहफा दिया है। पहचान पत्र जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी जितनी भी फ्री इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर पॉपुलेट हो जाएगी और ये सब 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिए त्योहारों का तोहफा देते हुए पुरानी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने, नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना, पुलिसकर्मियों के लिए द्विवार्षिक चिकित्सा जांच, पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत करके हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ साथ अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। मुख्यमंत्री ने 56वें हरियाणा दिवस पर की कई घोषणाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। पुरानी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश, नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना, पुलिस कर्मियों के लिए द्विवार्षिक चिकित्सा जांच, पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह और अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और अंत्योदय की भावना को कायम रखते हुए पिछले 7.5 वर्षों में केवल परिवार पहचान पत्र जैसी प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को ही लागू नहीं किया गया, बल्कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय की भावना से पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने की दिशा में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र एक मील का पत्थर साबित होगी। हरियाणा दिवस के मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इन योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। दूसरा जो एक कार्यक्रम है परिवार पहचान पत्र, जैसे हमने देखा है एक ऐसी स्टेज पर अब आप आ गए हैं कि इसकी जितनी वेरिफिकेशन आदि के काम हैं प्राय वो पूरे हो गए हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड जो डाटा है उसको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करके और लोकल टीम्स के माध्यम से कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जो योजनाएं अपनी पहले से देते हैं, लेकिन वो सब योजनाएं या तो एप्लीकेशन पेपर के माध्यम से या अफसरों के माध्यम से उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। हमने अब इस सारे सिस्टम को जो सर्विसेज देने का काम है, 456 सेवाएं हैं, अभी 456 कर रहे हैं। कुल सेवाएं तो हैं 611। अभी हमने पीपीपी के साथ 456 सेवाएं ये सब विभागों की इसमें जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद कोई भी अब सेवा आज से अब परिवार पहचान पत्र के साथ ही मिलेगी।
परिवार पहचान पत्र जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी जितने भी प्री इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके अंदर पॉपुलेट हो जाएगी और उसमें कई प्रकार के जो प्रमाण पत्र पहले देने पड़ते हैं, किसी को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को आयु प्रमाण पत्र देना पड़ता है, किसी को रेजिडेंस का प्रमाण पत्र देना पड़ता है और हर वर्ष इनकम का जो सर्टिफिकेट है, तो इनकम वेरिफिकेशन के बाद 1 साल की इनकम वेरिफिकेशन तो उसी में से मिलेगी। अगले साल फिर उसको वेरीफाई करने के बाद ये डायनेमिक कार्यक्रम बनाया है, तो अब जो जितना पेपर वर्क है उसको सबको खत्म कर दिया। सारी सेवा आप अपने नियरेस्ट जो सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, कुछ सेवाएं CSCs के साथ भी जोड़ी हैं, वहाँ जाएं, अपना नाम भरें, सेवा का नाम बताएं, फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल्ड अप होगा और जो फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, यानी ये कहें कि जिस काम को पहले फार्म भरने में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब 2 या 3 मिनट में वो सारा काम हो जाएगा। तो ये सब 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी हैं। हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का एक सिस्टम अपना, पंचायतें होती हैं, BDPO है, ग्राम सचिव है, ये सब तो होता ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा विषय आता है कि यहाँ हमने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन नीचे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई उनको आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई आए या इम्प्लीमेंटेशन में कोई और विषय आता है। तो एक बहुत नया यूनिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि हमारे जितने भी क्लास 1 के अधिकारी हैं हरियाणा के, 7,000 से ऊपर हमारे अधिकारी हैं क्लास 1 के, 6,227 पंचायतें हैं। तो हमने तय किया कि एक क्लास 1 अधिकारी को एक गांव संरक्षक की भूमिका में, और ये उनको दिया जाए, हर गांव में एक अधिकारी उसका संरक्षक बन करके, ताकि कहीं भी कोई सरकारी योजना उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उनको गाइड करके उनका लाभ सबको पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए कहा था कि ऐसे कैदियों को जिनकी सजा 6 महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर 2021 से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों, जहां बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, उनमें बिजली कनेक्शन जारी करने में भी बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिल्डर कॉलोनियों में प्लाट धारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई नीति के तहत बिजली वितरण कंपनियों UHVVN और DHVVN द्वारा कॉलोनियों के निवासियों को डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा डेवलपर्स से नगद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त संपत्तियों को कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जाएगी। डेवलपर्स से शुल्क की वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए डेवलपमेंट एडवांस को वापस कर दिया जाएगा।
आधार पर जो कर्मचारी उनकी नियुक्ति अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान। उक्त नीति के अनुसार राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की जरूरत है और जो उपलब्धि है। भविष्य में 25,000 से ज्यादा अधिक प्लॉट धारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। आज से लागू होने में हर एक सबसे पहला काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन वो अपनी मैन पावर कितनी उसको चाहिए और उसके लिए उसका बजट कितना है, बजट कब ले करेगा, मैन पावर कब ले करेगा और बाद में फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको। इसके अलावा ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से ही बिजली कनेक्शन है, वे निगम के गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और उन्हें महंगे जनरेटर, बैंकअप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बहुत बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर का बनाना होता है वो बनाते नहीं हैं। पावर डिपार्टमेंट, HSVP और बिल्डर्स इनके आपस में विवाद बने हुए हैं और गुड़गांव में 16 कॉलोनियां और सोनीपत में 3 बिल्डर्स ऐसे हैं। तो ऐसे 19 बिल्डर्स की कॉलोनीज में अभी भी लाइट के कनेक्शन नहीं है। पिछले दिनों में 5 कॉलोनियां गुड़गांव की हैं, उनका सेटलमेंट हुआ है, वहां काम शुरू हो गया है। लेकिन ये एक आज के युग में यानी बिल्डर करोड़ों की संपत्ति ले ले और उसको कनेक्शन ना मिले और वो फिर जेनसेट के माध्यम से चलाता फिरे और बाद में NGT के नोटिस आए, ये कोई अच्छा विषय नहीं है। हमने तय किया है कि झगड़े बिल्डर के साथ डिपार्टमेंट निपटेंगे, लेकिन कंज्यूमर को, हर किसी को जो है कनेक्शन जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, चाहे डिपार्टमेंट का है चाहे बिल्डर का है, वो तो 1 महीने के अंदर कनेक्शन मिलेगा। जहां अभी नहीं बना है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डर की बजाय डिपार्टमेंट खुद बनाएगा और बिल्डर को उसका लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर आएगी। उससे किसी भी तरीके से रिकवर करना होगा तो बाद में रिकवर करेंगे। यानी अभी पहले था बिल्डर से रिकवरी करने के बाद ही कंज्यूमर को कनेक्शन मिलता था, लेकिन इसमें कंज्यूमर्स की बहुत बड़ी शिकायत बनी हुई है और उनको बहुत महंगे रेट पर जेनसेट से बिजली प्राप्त करनी पड़ती है। तो अब 1 महीने में सभी को ये कनेक्शन दे दिए जाएंगे। एक और नया कदम आज से हम उठा रहे हैं कि जो ठेकेदार होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम जहां चलते हैं, खास करके PHED, पब्लिक हेल्थ के, इरिगेशन के, PWD के, ULB के, जहां ये काम सारे ठेके लेकर के करते हैं, इनकी बहुत शिकायतें होती हैं और तरह तरह के हैंडलिंग जो होती रहती है, अपने को पता है। इसको दूर करने के लिए इनका भी एक सारा सिस्टम, एक पोर्टल बना करके ऑनलाइन कर दिया है। वो भी अगले कुछ दिन में लागू हो जाएगा। आज उसकी प्रेजेंटेशन मैंने देखी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें टेक्निकल 1-2 सुझाव जो आए उसको ठीक करते ही 5, 7, 10 दिन में इसको हम लागू करेंगे। उसका आप लोगों को दोबारा से बता दिया जाएगा, लेकिन उसका तैयार कर दिया हमने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसमें चारों डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी निविदाओं में भाग लेने वाले यानी जो टेंडर में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन का तो बल्कि 3 महीने पहले हमने ये पोर्टल खोल दिया था। लगभग 4600 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, 1200 ने कंप्लीट कर ली है और अगले टेंडर जो है उन्हीं के माध्यम से वो भरेंगे। अब टेंडर को ऑनलाइन भरना, पेपरलेस, बिल्कुल इसके काम सारा पारदर्शी हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा। किसी को आकर के भरना नहीं है, ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद उसको बिडिंग जो भी है उसको ओपन होकर के उसको मिलेगी। उसका जो भी पंजीकरण करेगा, जो ऐसा जो कंट्रैक्टर है, उस कंट्रैक्टर की पिछले जितने काम है उसका भी उल्लेख उसमें किया जाएगा। उसकी एक ACR भी बनेगी और जो अच्छे कंट्रैक्टर हैं उनको जो है EMD, इससे भी छूट मिलेगी। कोई उनको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनके काम की क्वालिटी क्या थी ये सारी भी उसको दर्ज होती रहेगी, ताकि आगे भी कम से कम प्रदेश के अंदर के जो कंट्रैक्टर हैं
वो पारदर्शी तरीके से सब चीजें उनकी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेन देन और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए इंटरनेट के उपयोगों में बढ़ोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी FIR दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। मनोहर लाल ने कहा कि इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा साइबर अपराधों की जांच क्षमता को बढ़ाने के लिए अगले 1 वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस विभाग ने 5 पुलिस रेंज मुख्यालयों और गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालयों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। पुलिस स्टेशन हैं, इन पुलिस स्टेशन में हमको पता है जैसे आजकल अब ऑनलाइन वित्तीय लेन देन बहुत हो गया है और ये जो हमारा सोशल मीडिया टाइप, इसमें भी बहुत प्रकार के अपराधों की दुनिया में भी बहुत लोग घुस गए हैं। तो ऐसे साइबर क्राइम, इंटरनेट की जो बढ़ रही स्पीड है उसमें बहुत तेजी से इसके अंदर वृद्धि हुई है। सबसे पहले हमने गुरुग्राम में एक साइबर थाना खोला था, लेकिन अब वो जो साइबर थानों की संख्या बढ़ा करके हमने गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद, पंचकुला, ये जो कमिश्नर हैं और ऐसे ही 5 पुलिस रेंज, उनके अंदर भी ये खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हर एक थाने में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक साइबर हेल्प डेस्क ये खोला जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे अगले वर्ष में हर जिले में एक साइबर थाना इसके खोलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, ताकि जो साइबर से होने वाले अपराध, इनको हर जिले में वहाँ एक टीम टोली हो, ताकि उनकी, हालांकि इसमें फिजिकल मूवमेंट का इन्वेस्टिगेशन बड़ा कम होता है, ये सारा साइबर से ही होता है, फिर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ों की रिकवरी करनी, सीन जो साइट सीन होता है उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें काम आती हैं। तो हर जिले में एक साइबर थाना होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंट्रोल्ड जो बड़े साइबर थाने होंगे वहाँ के साथ उसको जोड़ करके, और इस पर एक हम जो है हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि साइबर का जो अपराध है इसको रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने हरियाणा दिवस के मौके पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिए है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू की गई। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32,464 पुलिस कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आमतौर पर कई घंटे तक काम करना पड़ता है। कानून व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों के कंधों पर अपराध पर अंकुश लगाने का भी दायित्व होता है। उन्हें काम के सिलसिले में कई बार लंबे समय तक परिवार से भी दूर रहना पड़ता है, जिसके कारण उन पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। इससे उन्हें कई तरह की बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए स्वास्थ्य योजना से बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा, जिससे बेशकीमती जीवन बचाया जा सकता है। हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, इनके लिए भी हमने, जो पुलिस कर्मी 40 वर्ष की आयु के हो गए हैं, ऐसे सब पुलिस कर्मियों की साल अथवा 2 साल, जो भी अलग अलग पीरियड तय करेगा डिपार्टमेंट, द्विवार्षिक चिकित्सा जांच अभी तो शुरू की है, बाद में इसको वार्षिक भी कर सकते हैं। तो द्विवार्षिक चिकित्सा जांच इसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा। कोई एक एजेंसी जो है इसको डिपार्टमेंट निर्धारित करेगा, उस एजेंसी का सारा खर्च डिपार्टमेंट देगा,
इन कर्मचारियों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन रेगुलर तरीके से, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है, दिन रात ड्यूटी होती है, घरों से दूर रहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, दिन रात कुछ इनकी ड्यूटी का बहुत बड़ा सिस्टम नहीं होता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे पुलिस कर्मियों को ये जो एक मानसिक दबाव उनके ऊपर रहता है, उसमें से उनको बचा करके रखा जाए। तो इस प्रकार से एक ये सर्विस भी 40 वर्ष से ऊपर के हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ये जांच जो है सुनिश्चित ये की जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने निर्णय लिया है कि आज हरियाणा दिवस से राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी, नागरिक और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उप पंजीयन और संयुक्त उप पंजीयन के रूप में नामित किए जाएंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी संयुक्त उप पंजीयक बने रहेंगे। यह महत्वपूर्ण कदम आम जनता, विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण जनता को इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर संपत्ति के हस्तांतरण व पंजीकरण के काम करवाने की सुविधा प्रदान करता है। जिस संपत्ति का काम करवाना है वह संबंधित जिले की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर स्थित होनी चाहिए। संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी उसी जिले से संबंधित होने चाहिए। अधिक अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां होने से लोगों को अपना काम करवाने में आसानी होगी, क्योंकि यदि कोई अधिकारी दौरे पर होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा तो लोग दूसरे अधिकारी से काम करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से आज प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य गांव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समझ समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है। प्रत्येक संरक्षक अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत का दौरा करेगा और संबंधित ब्लॉक एवं विकास अधिकारी को सूचित करके 3 महीने में कम से कम एक बार ग्रामीणों से विचार विमर्श करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार नियम बनाया है। आज नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन स्टॉप IT पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की गई है। इसके द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करेगी। नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। यह सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू DC रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा। यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। अभी तक जो DC रेट के बारे में हम हमेशा कहते थे कि ये DC रेट है, उस DC रेट का भी एक पैरामीटर बना दिए गए हैं और उस पैरामीटर में 3 ग्रुप उसके बनाए गए हैं। जिलों को 3 ग्रुपों में बांट दिया गया है। श्रेणी A है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। ये थोड़ा सा महंगे शहर ऐसे कहे जा सकते हैं, वहाँ के लोकल जो सिस्टम है वहाँ को। B जो मध्यम श्रेणी के हैं, इसमें ज्यादा जिले रखे हैं, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद। और C में जो कंपैरेटिवली थोड़ा
पीछे हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूं और चरखी दादरी, ये 5 जिले हैं। तो इनमें वहाँ की महंगाई दर के हिसाब से अंतर रखा गया है। उस अंतर में जहाँ महंगाई ज़्यादा है वहाँ थोड़ा राशि ज़्यादा मिलेगी, जहाँ महंगाई कम है वहाँ थोड़ा कम मिलेगी। ज़्यादातर जिले मध्यम दर्जे के रखे हैं। तो 3 प्रकार के रेट तय कर दिए हैं। अभी तक ये रेट सब डीसी रेट कहलाते थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जैसा जिसने देखा वैसा ही अपना टीका लगाता चला गया और बहुत बड़ा गैप सब जिलों के अंदर आया हुआ था। ये मजदूर संगठन जो हमारे हैं उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसका कोई रैशनलाइजेशन करना चाहिए। अब रैशनलाइजेशन कर दिया है। आगे से ये रेट डीसी रेट नहीं कहलाएंगे, ये निगम रेट कहलाएंगे, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम है उन्होंने इसको तय किया है। तो निगम रेट करके निगम दरें, ये इसका नाम दिया जाएगा और इसको मुख्य सचिव के ऑफिस में सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो तय करके और निगम को बताया करेंगे। इस प्रकार से एक व्यवस्था, ये भी सुधार की तरफ हम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ये रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार और नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल works.haryana.gov.in लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के 4 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जिसमें चारों के ऊपर जो भी निविदाओं में भाग लेने वाले, यानी जो टेंडर में भाग लेने वाले जो लोग हैं, वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन का तो बल्कि 3 महीने पहले हमने ये पोर्टल खोल दिया था। लगभग 4600 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, 1200 ने कंप्लीट कर ली है और अगले टेंडर जो है उन्हीं के माध्यम से वो भरेंगे। अब टेंडर को ऑनलाइन भरना, पेपरलेस, बिल्कुल इसके काम सारा पारदर्शी हो जाएगा, फेसलेस हो जाएगा। किसी को आकर के भरना नहीं है, ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के बाद उसको बिडिंग जो भी है उसको ओपन होकर के उसको मिलेगी। उसका जो भी पंजीकरण करेगा, जो ऐसा जो कंट्रैक्टर है, उस कंट्रैक्टर की पिछले जितने काम है उसका भी उल्लेख उसमें किया जाएगा। उसकी एक एसीआर भी बनेगी और जो अच्छे कंट्रैक्टर हैं उनको जो है ईएमडी, इससे भी छूट मिलेगी। कोई उनको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा में इसे वर्ष 2022 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अब तक 18 जिलों के घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है और शेष 4 जिलों में इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6156 गांवों को नल से जल मिल रहा है। इस मिशन का उद्देश्य पीने के पानी की बर्बादी को रोकना और नागरिकों को घर पर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। तो आपने देखा हरियाणा सरकार राज्य के विकास के लिए कितना काम कर रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।